दोस्तों, मैं जितेंद्र त्रिपाठी गजल भावपूर्ण अभिव्यक्ति के इस एपिसोड में पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के एपिसोड में हम शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि गजल क्या है, गजल कैसे पैदा हुई, गजल ने सफर कहाँ कहाँ तक किन मंजिलों का किया और कहाँ कहाँ गजल में क्या क्या निखार आते गए। और मैं अपनी भी इसके साथ कुछ गजलें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, अगर आपको बुरा न लगेगा तो देखिए, गजल शब्द का मतलब दो है। गजल का एक तो मतलब ये होता है कि हिरन, गजाला है गजल। दूसरा ये मतलब भी होता है, जो कहा गया है कि गजल जो है वो सुखन अज जनाना गुफ्तम, फारसी में यह है कि जो कि महिलाओं से बात करने के तरीके की कविता है। तो इसका उद्गम जो है, इसकी शुरुआत जो है वो फारस में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत अरब में हुई, जहाँ की कबीलों कबीलों का प्रचलन था। और कबीले के सरदारों को खुश करने के लिए, जिसको भी थोड़ी बहुत पोएटिक सेंस थी, वो पोट्री करता था और सरदारों को खुश करने के लिए उनकी बड़ाई करता था। और उसके साथ साथ चूंकि सरदारों के हरम में जो रानियां या उनकी दासियां थी, उनकी बड़ाई करता था। इससे राजा को खुश करता था, सरदार को खुश करता था। ये धीरे धीरे करते करते ये सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गया, यहाँ तक महदूद रह गया कि ये सिर्फ लड़कियों की, औरतों की सुंदरता, विरह, वियोग, इश्क, मुश्क, इन सब बातों के लिए जाना जाने लगा। उसके बाद जब गजल 8वीं सेंचुरी से आगे बढ़ करके 1000 साल पहले, करीब 11वीं सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में जब ईरान पहुंची, तो वहां उसमें नया निखार आया। वहां फारसी के जो वोकैबुलरी थी, उसने इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी की। और फारसी में कसीदे पढ़ने का एक हुनर था। उसी हुनर के तहत धीरे धीरे गजल का हुनर की विकास हुआ। सबसे पहले आप देखिए, भारत में कैसे आई, सूफी लोगों ने और मुगलों की वजह से आई। लेकिन शुरुआत में हम मानते हैं कि मीर खुसरो ने सबसे पहली गजल भारत में कही, जो था कि जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा नदार में जल नले हुकाए लगाए छतियां। मतलब ये हिंदी की शुरुआत थी, खड़ी बोली की शुरुआत थी। और उसमें इस तरह से अमीर खुसरो ने गजल के साथ इस तरह अपनी आमद जो है वो नजर की। अब क्या हुआ कि गजल धीरे 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 मुगल बादशाहों की पसंदीदा हो गई। और मुगल बादशाहों के टाइम में जब उनके दरबारी बात करते थे, या उनको बादशाह को संबोधित करते थे, तो उस वक्त वो उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे, तरह तरह की तारीफें करते थे। और इन तारीफों के तहत ही वो उनकी बेगमों वगैरह, उनकी प्रेमिकाओं वगैरह की तारीफें किया करते थे। और एक से एक वो जमाना भी आप देखिए, हिंदी में भी 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में जिसको कहते हैं कि रीतिकाल था, तो उसी के हिसाब से ये वहां पर चलता था। अब यहाँ पर 18वीं शताब्दी में काफी अच्छे गजल गो हुए, वली दक्कनी हुए, जो कि उर्दू के सबसे पहले शायर माने जाते हैं, मॉडर्न उर्दू के। और जिनका कि एक बहुत मशहूर शेर है, मतला है, जिसको बाद में अमीर मीनाई ने भी कुछ वो करके गाया, सुधार के गाया। इनका ये है, सजन तुम सुख सेती खोलो नकाब आहिस्ता आहिस्ता, कि जो गुल से निकलता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। इसी को अमीर मीनाई ने दूसरे ढंग से कहा है, दूसरे ढंग से लिखा। इसके बाद गजल में सबसे बड़ा नाम आता है 18वीं शताब्दी में मीर तकी मीर का, जिनको भी गजल का बादशाह कहते हैं। और जिनके बारे में खुद गालिब ने लिखा है कि रेखते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं उस जमाने में कोई मीर भी था। तो इस तरह से गालिब ने उनको रिकॉग्निशन दिया है। और उसके बाद उस वक्त दिल्ली बहुत बड़ी जगह हो गई थी गजल के लिए, और उसमें चार
स्तंभ थे। मिर्जा मजहर जाने जाना, मीर तकी मीर, मीर दर्द, और दूसरे दौर में जौक, मोमिन, गालिब, आतिश तकरीबन कंटेम्पोररी थे। लेकिन मीर मीर और गालिब की गजलों में, इनकी शायरी में ज्यादातर फारसी शब्द थे। गालिब की शायरी में तो भरपूर थे। इसीलिए शायद किसी ने मजाक में, किसी ने व्यंग में कहा भी है कि कलामे मीर समझे या कलामे मीरजा समझे, मिर्जा गालिब, कलामे मीर समझे या कलामे मीरजा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे, क्योंकि इतनी कठिन होती थी वहां उस वक्त की गजल। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गालिब ने भी, आप देखिए बाद में गालिब ने भी अपनी गजलों को, अपनी शायरी को थोड़ा सा आम फाहम जबान में लाने की कोशिश की। अब हम ये देखेंगे कि इसकी गजल की उर्दू पोइट्री के कितने प्रकार होते हैं। 1 मिनट देख लें ताकि उससे पता लग जाए। उर्दू में देखिए, एक तो मरसिया होता है जो कि किसी की मातम पे जनरली गाया जाता है, जैसे कि मुहर्रम के वक्त मरसिया गाया जाता है हुसैन और हसन की याद में। उसका बाद कसीदा होता है, बादशाहों या बड़े आदमियों को, किसी की शान में बढ़ा चढ़ा के बातें करना, उनको खुश करना ताकि वहां से पैसा मिले। तीसरा होता है रुबाई। रुबाई 4-4 पंक्तियों की कविता होती है, जिसमें पहले और दूसरी का अंत वही होता है, रदीफ वही होते हैं, और तीसरी में कोई रदीफ नहीं होता, चौथी में फिर रदीफ होता है। जैसे मधुशाला है, भाव उगता अंगूर लता ने खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है लेकर कविता का प्याला, लाख पिए 2 लाख पिए फिर भी न कभी खाली होगा, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। तो पहली, दूसरी, चौथी लाइन का अंत एक ही होता है। इसके अलावा गजल है, गजल शेरों से बनती है। गजल में मैं आपको बताऊं कि गजल का जो ग्रामर है उसमें यह कि एक गजल कम से कम उसमें 5 शेर होने चाहिए, जिसमें पहले को मतला कहते हैं, आखिरी को मक्ता कहते हैं, और बीच के 3 शेर होते हैं। मतला मतलब जिसमें पहला और दूसरी लाइन का आखिर जो है वो एक ही ध्वनि से, एक ही साउंड से होता, वो मतला कहते हैं। जैसे बहुत पहले से हम कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद शेर होते हैं, जैसे मोहब्बत, इसी इसी गजल में, फिराक की गजल है, मोहब्बत में सिर्फ अपना कहा काफी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुजरे जिसे पहचान लेते हैं, जिसे हम ठान लेते हैं। मतलब उसमें पहले लाइन में कोई भी वो नहीं है, तुक नहीं है, दूसरी लाइन में तुक होता है। तो गजल का ये नियम है कि पहले मतले में दोनों ही लाइनों में, जिनको मिसरा कहते हैं, मिसरा उला है, मिसरा सानी, दोनों ही मिसरों में तुक या रदीफ एक ही होता है। बाकी शेरों में पहले में नहीं, लेकिन दूसरे में वही रदीफ कायम रहता है, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, ठान लेते हैं वगैरह। इसके साथ आखिर में मक्ता जो होता है, मक्ता में शायर अपना नाम लिखता है, अगर वो लिखता है तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे फिराक ने इसी में लिखा है, फिराक अक्सर बदल कर भेष मिलता है वही काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। अब गजल का जो सफर रहा, गजल का सफर शुरू से लेकर के इस सदी के, हिंदुस्तान में इस सदी के 70 उत्तर के दहाई तक तो एक ही तरह रहा, लेकिन उसके बाद गजल का सफर जो है उसमें कुछ बदलाव है। सबसे पहला बदलाव दुष्यंत कुमार, जो हिंदी के बहुत बड़े गजल को थे, उन्होंने लिखा। और उन्होंने क्या किया कि गजल की भाषा को, गजल के बोली को उन्होंने दरबारियों से, दरबारी बोली या दरबारियों की भाषा या सिर्फ हुस्न और इश्क की जुगलबंदी से हटा करके आम फाम दिक्कतों पर, लोगों की समस्याओं पर ले आए। और बाद में तो यहाँ तक हुआ कि अदम गोडवी ने यह कहा कि गजल को ले चलो अब गांव के दिलकश नजारों में, मुसलसल फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में।
किन अदबी महफिलों में मुसलसल पूरी गजल का दम घुटता है कि अब उसको शहर से, मुशायरों से अब गांव तक ले चलो, कि गांव की पृष्ठभूमि में उसको रख दो। तो यहाँ तक गजल आई। गजल कई तरह की होती है। जो सबसे सबसे ज्यादा मशहूर होती है वो इश्किया गजल होती है। इश्क, मोहब्बत, विरह, हिज्र, हिज्र वगैरह में जो गजल होती है, जैसे फिल्मी गीतों में काफी ये चलती है। फिल्म में जितने भी फिल्म में शायरी हुई है, ज्यादातर गजलें इसी जमीन पे हुई। दूसरा देखिए, दूसरा कहते हैं मजाहिया। मजाहिया होता है कि मतलब जिसमें मजाक किया जाता है, और जो जो मजाक किया जाता है उसका कुछ दूसरा ही स्टाइल होता है। जैसे कि अकबर इलाहाबादी ने लिखा है, बहुत ही मजाहिया शायरी उन्होंने की है। उन्होंने लिखा है कि हम हम ऐसे सब हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। या उन्होंने ये लिखा कि पिन खुली, बक्कल खुली, खुला टाई खुली, कॉलर खुला, 3 घंटे में कहीं खुलते खुले अफसर खुला। तो ये मजाहिया हुई। दूसरी होती है फलसफे की, फिलॉसफी की शायरी। फिलॉसफी की शायरी भी मतलब गंभीर शायरी होती है, गंभीर गजल होती है। जैसे उसका एक शेर मैं सुनाता हूँ किसी का है। वो दिन गुजरे कि अब ये जब ये जिंदगानी एक कहानी थी, मुझे अब हर कहानी जिंदगी मालूम होती है। तो देखिए ये कितना बढ़िया शेर है। और फिर एक होता है तंजिया शेर, तंजिया गजल, जिसमें तंज होता है, जिसमें व्यंग होता है, टॉन्टिंग होती है। जैसे अभी किसी की मैं गजल शेर पढ़ रहा था, गुमा किस पर करें, गुमा किस पे घमंड करें, गुमा किस पर करें पंडित इधर है उस तरफ मुल्ला, गुमा किस पर करें पंडित इधर है उस तरफ मुल्ला, खुदा रखे मोहल्ले में सभी अल्लाह वाले। तो इससे आप समझ जाएंगे पंडित और मुल्ला पे कितना तंज, कितना व्यंग किया गया है। तो और फिर उसके बाद फिल्मी शायरी जो है वो है। अब क्या है कि इसमें बहर होती हैं, बहर मतलब मीटर जो होता है कितना होता है, 19 तरह की बहर होती हैं। वो वो बात की बात है। फिर इसमें काफिया रदीफ होता है। काफिया मतलब जो रदीफ मतलब जो एकदम आखिर में आता है, जैसे मैंने बताया। और काफिया मतलब जो उसके पहले आता है, लेकिन वो शब्द एक नहीं होते, वो अल्फाज नहीं होते, लेकिन रदीफ में वो अल्फाज एक ही होने जरूरी है। तो ये ये गजल का बेसिकली वो होता है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी कुछ पसंदीदा गजलें बोलना बताऊं, तो शायद आपको अच्छा लगेगा। गजल में एक चीज देखिए, गजल के शेर जो होते हैं, गजल और रुबाई में या कथा में फर्क ये होता है कि गजल के शेर एक दूसरे से कनेक्टेड हों ये जरूरी नहीं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसलिए हर शेर एक दोहे की तरह होता है। जैसे आपने देखा दोहे में, एक ही दोहे में पूरी बात कह दी जाती, वैसे हर शेर एक दोहे की तरह होता है, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, और वो अपनी वही बात करता है। तो जैसे देखिए, मैं एक आपको एक या दो ऐसे बताऊंगा। किसी की शख्सियत सूरत से ही जानी नहीं जाती, किसी की शख्सियत सूरत से ही जानी नहीं जाती, ये दुनिया इतनी आसानी से पहचानी नहीं जाती। निहा रहती है, निहा मतलब छुपी, निहा रहती है बनकर, इसमें दो शब्द आएंगे, एक उरियानी, उरियानी मतलब न्यूडिटी, नग्नता। निहा रहती है, इसकी इसके आप इसका वो देखिएगा कि क्या कहने की कोशिश की गई है। निहा रहती है बनकर आदमी की सोच जहनों में, दिमाग में, निहा रहती है बनकर आदमी की सोच जहनों में, फकत कपड़े पहनने से ही उरियानी नहीं जाती। थैंक यू। और ये मुझे बड़ा प्यारा लगता था, जुबान खल्क से, दुनिया की जुबान से, जुबान खल्क से खाए हैं हमने इस कदर धोखे, कि पहली बार में सच बात भी मानी नहीं जाती, कि पहली बार में सच बात भी मानी नहीं जाती।
अगर एहसास जिंदा है तो दुनिया कितना भी कर ले। अगर एहसास जिंदा है तो दुनिया कितना भी कर ले, दिलों से पीर अपनी हो या बेगानी नहीं जाती। ये फर्क नजरिया है। नजरिया ही अगर बातिल है मतलब खराब है, गलत, ये फर्क नजरिया है। नजरिया ही अगर बातिल है, भरी महफिल में भी आंखों से वीरानी नहीं जाती। और एक ये है, जरो असबाब कितना भी रकम कर ले मगर उससे, जरो असबाब मतलब माल मत्ता, धन दौलत, और उससे खलिश जिस्मानी जा सकती है, रूहानी नहीं जाती। मतलब दर्द जो है, चुभन जो है, शारीरिक जा सकता है, लेकिन आत्मा का, दिमाग का नहीं जा सकता उससे, कितना भी आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए। और आखिरी है, उलझते हुए धागों से, देखिएगा क्या कहने की कोशिश की गई है, उलझते हुए धागों से बिगड़ते बनते से रिश्ते, ये यूं माने बदलते हैं कि हैरानी नहीं जाती। ये यूं माने बदलते हैं कि हैरानी नहीं जाती। ये एक था। और एक और छोटी सी गजल, मैं छोटी ही गजल लिखता हूँ, 5-6 शेरों वाली, ज्यादा लिखता हूँ। इब्ने आदम को फिर इंसान बनाया जाए, इंसान, आदमी के, आदम के बेटे को फिर से इंसान बनाया जाए। बिन्त हवा मतलब हवा की बेटी, इब्ने आदम को फिर इंसान बनाया जाए, बिन्त हवा की कद्र करना सिखाया जाए। आदमी को औरत की कद्र करना सिखाया जाए, बिन्त हवा की कद्र करना सिखाया जाए। उम्र है कम मगर काम बहुत है बाकी, उम्र है कम मगर काम बहुत है बाकी। किसी की याद में क्यों वक्त गंवाया जाए, किसी की याद में क्यों वक्त गंवाया जाए। ज़ईफ हो चुके हैं, ज़ईफ मतलब बुढ़े, ज़ईफ हो चुके हैं इसके सभी बाशिंदे, ज़ईफ हो चुके हैं इसके सभी बाशिंदे। दिल की बस्ती में नया दर्द बसाया जाए, दिल की बस्ती में नया दर्द बसाया जाए। हंसने वालों को रुला देना तो आसान है बहुत, हंसने वालों को रुला देना तो आसान है। सिफत तो तब है कि रोते को हंसाया जाए, सिफत तो तब है कि रोते को हंसाया जाए। हमने माना तेरा पैगाम अमन है उम्दा, हमने माना तेरा पैगाम अमन है उम्दा, मगर कैसे ये भला अमल में लाया जाए। और ये मुझे अच्छा लगा, कत्ल होती हैं यहाँ रोज अपनी उम्मीदें, कत्ल होती हैं यहाँ रोज अपनी उम्मीदें, फिर किसी और का क्यों खून बहाया जाए, फिर किसी और का क्यों खून बहाया जाए। काबिले जीस्त तो दुनिया को बनाने के लिए, मतलब जिंदगी के काबिल बनाने के लिए, काबिले जीस्त तो दुनिया को बनाने के लिए, आज फिर पलक पे शहतीर उठाया जाए, आज फिर पलक पे शहतीर उठाया जाए। अभी चूंकि समय है तो मैं एक दो आपको और बता देता हूँ। और राजीव मुझे रोक देना अगर समय हो जाए या लोगों को अच्छा ना लगे तो। एक ये भी मैंने ठीक लिखी थी, मुझे लगता है, होती है गजल सिर्फ शराबो शबाब में, ये तो नहीं लिखा है किसी भी किताब में। होती है गजल सिर्फ शराबो शबाब में, ये तो नहीं लिखा है किसी भी किताब में। उनसे सवाल करने से कतरा रहे हैं हम, डर है कि वो सवाल न कर दें जवाब में, डर है कि वो सवाल न कर दें जवाब में। और ये लाइन देखिएगा, हमसे न पूछ हम वतन बहार का पता, हमसे न पूछ हम वतन बहार का पता, देखी बहार हमने थी एक बार ख्वाब में, देखी बहार हमने थी एक बार ख्वाब में। हो उम्र भर हम, हो उम्र भर सजदे में हम आपके आगे, हो उम्र भर सजदे में हम आपके आगे, आखिर क्या ऐसी खास बात है जनाब में। और ये भी मुझे अच्छी लगी, ये भी शेर अच्छा लगा। तंजों के बदले, तंज मतलब व्यंग, टॉन्टिंग, तंजों के बदले आपको दी मुस्कुराहटें। देखिए इसमें, इसमें अदलने बदलने का क्या है कि किसके बदले में क्या दिया जा रहा है। तंजों के बदले आपको दी मुस्कुराहटें,
कच्चे रहे हैं हम तो हमेशा हिसाब में, कच्चे रहे हैं हम तो हमेशा हिसाब में। और आज के जमाने पे जो कोरोना के उस पे पैंडेमिक, सूरत को देख शख्सियत पढ़ने के दिन गए, सूरत को देख शख्सियत पढ़ने के दिन गए, अब तो छुपे हैं सभी के चेहरे नकाब में, तो छुपे हैं सभी के चेहरे नकाब में। जो नज्म सुबह सबको दिखाता रहा है राह, नज्म कहते हैं तारे को, नज्म कहते हैं कविता को, नज्म कहते हैं तारे को। दो नज्म सुबह, मतलब भोर का तारा, जो नज्म सुबह सबको दिखाता रहा है राह, वैसी चमक न होगी किसी आफताब में। और आखिर ये है, मैं तखल्लुस नहीं यूज करता, माफ कीजिएगा। था जिनको बहुत फख्र मजबूत जड़ों पर, था जिनको बहुत फख्र मजबूत जड़ों पर, ऐसे ऐसे शजर भी गिर रहे हैं इस अजाब में, इस महामारी में ऐसे पेड़ भी गिर रहे हैं। और एक ये भी मेरे ख्याल से ठीक है, कुछ संभल कर, ये पुरानी है और नए नए ढंग से है, मतलब ये गाने लायक नहीं है, पढ़ने लायक है। कुछ संभल कर, रुख बदल कर, साथ चलकर देख, कुछ संभल कर, रुख बदल कर, साथ चलकर देख, क्या अजब शय है ये दुनिया, आंख मल कर देख, क्या अजब शय ये है ये दुनिया, आंख मल कर देख। है ये मुश्किल पर तलाशे आदमियत के लिए, है ये मुश्किल पर तलाशे आदमियत के लिए। मैं तो घर से निकला हूं तू भी निकल कर देख, मैं तो घर से निकला हूं तू भी निकल कर देख। कौन कहता है करिश्मे हो नहीं सकते यहाँ, कौन कहता है करिश्मे हो नहीं सकते यहाँ। फिर से पत्ते फेंक फिर बाजी बदल कर देख, फिर से पत्ते फेंक फिर बाजी बदल कर देख। आंच में अपनी सभी तो यूं झुलसते हैं यहाँ, आंच में अपनी सभी तो यूं झुलसते हैं यहाँ। आ पराई आग में भी दोस्त जल कर देख, आ पराई आग में भी दोस्त जल कर देख। सिर्फ ख्वाहिश करने से तो कुछ न बदलेगा यहाँ, सिर्फ ख्वाहिश करने से तो कुछ न बदलेगा यहाँ। दुनिया बदलने के लिए खुद को बदल कर देख, दुनिया बदलने के लिए खुद को बदल कर देख। और आखिरी शेर है, दूसरे को गिराकर बढ़ रहे आगे सभी, दूसरे को गिराकर हैं बढ़ रहे आगे सभी, बिन किसी को गिराए तू खुद संभल कर देख, बिन किसी को गिराए तू खुद संभल कर देख। राजीव अभी समय है क्या? आई थिंक आज के सेशन को इस जगह पे विराम दे सकते हैं, विद द कंडीशन कि वी हैव 1 2 3 4, शिबानी इज गेटिंग एक्सक्यूज्ड। ये चारों व्यक्तियों को अगर 1 देयर क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे अगर वो करना चाहें तो एक एक 1 क्वेश्चन अली भाई can start, then we can go to Meena Didi, then we can go to Prakash bhai, and Vinay bhai just abhi log in kiye hain. So I think that could be the end of today's session. Yeah, you're welcome. Ali bhai, you can start. कौन सवाल पूछ रहा पहला? अरे त्रिपाठी जी, हम पूछ लें। पूछिए आप पूछिए, फिर मैं पहले आप नहीं पहले आप, पहले हम कर रहे हैं। हाँ वो कहते पहले तो तुम, पहले तुम। हमारा सवाल ये है कि आपको सबसे पहले इस शेरो शायरी और गजल में इंटरेस्ट कब हुआ, कैसे हुआ, और आपने इतना रिसर्च किया है उसके ऊपर, वो मतलब कैसे किया आपने? देखिए मीना जी, जहाँ तक शेरो शायरी और गजल में इंटरेस्ट की बात है तो मैं बताऊं सबसे पहले कि मेरे परिवार में, मतलब मेरे बाप दादा वगैरह वगैरह, मेरे चाचा वगैरह, किसी का कविता से दूर दूर का रिश्ता नहीं था। ओके। लेकिन मेरे नाना जी खुद कवि थे, ठीक ठाक कवि थे।
और उनके भाई, अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो आपको याद होगा, उनके भाई का नाम था रामनरेश त्रिपाठी, जो कि हिंदी के छायावाद के कवि थे। तो वहां से थोड़ा बहुत, मैं छोटा था तो नाना जी मुझे कविता सुनाया करते थे, संस्कृत की भी और हिंदी की भी। और मेरा कुछ ऐसा रहा है, पता नहीं, कि मेरा झुकाव जो है पोएट्री की ओर काफी रहा है, और पोएट्री मुझे जल्दी याद भी हो जाती है। तो मैं छोटा था तभी सुनता था, तो और फिर बचपन से ही मैंने कविता लिखना शुरू किया। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए, यूनिवर्सिटी के आसपास पहुंचे, तो गजलें सुननी शुरू कर दी। वो उम्र भी होती है, शायद कुछ मुश्किल गजलें लोग सुनते हैं, लेकिन और भी गजलें शुरू की मैंने सुननी। जगजीत सिंह की गाई हुई, और साहिर को पढ़ा, जोश को पढ़ा, फिराक को पढ़ा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा समंदर है। और इसलिए, क्योंकि किसी ने कहा भी था कि एक शेर लिखने के लिए आपको 5,000 शेर याद होने चाहिए। सही बात। और इतना ही नहीं, एक शेर, ठीक ठाक एक शेर लिखने के लिए आपको कई गजलें फाड़नी पड़ती हैं। मुझे याद है एक बार किसी ने बताया था मुझे, शायद मलिकजादा मंसूर साहब ने, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो कहते थे कि एक आदमी, एक शायर अपनी जिंदगी में सिर्फ 5-6 ही अच्छे शेर कह पाता है, जो कि वाकई अच्छे होते हैं। उससे ज्यादा की हिम्मत नहीं हो रह जाती। तो अब मुझे पता नहीं कि मेरा कौन सा अच्छा हुआ, कौन सा बुरा हुआ। तो वो करते करते मैंने शेर व शायरी शुरू की, और सर्विस में आने के बाद भी थोड़ा बहुत करता रहा। लेकिन मैं फितरतन बड़ा आलसी किस्म का आदमी हूँ इस मामले में। तो मैं भूल जाता था, या कभी बाथरूम में हूँ, या कभी खाना खा रहा हूँ, कुछ तो याद रहती थी, तो अपनी पत्नी से कहता था, भाई इसको नोट कर लो। और वो फिर इधर उधर खोती गई। उसके बाद मुझे 1993 में एक साहब मिले, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, मेराज फैजाबादी। बहुत जी। पायेदार शायर थे। वो मेरे गुरु, दोस्त, सलाहकार सब बने। हालांकि मैंने गंडा नहीं बनवाया, लेकिन गुरु, दोस्त और सलाहकार सब बने। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप इसको कलेक्ट किया कीजिए। तो मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। फिर बाद में जब मैं ओमान में था, तो दोस्तों ने 2008 में कहा, और मेराज भाई ने कहा भी नहीं, अब आप इसको छपवा लो। तो एक किताब मेरी 2008 में शाया हुई। उसके बाद फिर मैं और लिखता रहा धीरे धीरे। मैं बहुत नहीं लिखता, पर बहुत कम लिखता हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो लिखूं वो थोड़ा ठीक रहे। तो अब धीरे धीरे लिख रहा हूँ। फिर दूसरी किताब भी अभी प्रेस में है, देखिए, 1.5 साल से, और कोरोना की वजह से निकल ही नहीं रही। तो ये चीज थी कि कैसे मेरा शायरी की ओर झुकाव हुआ। रिसर्च की जहां तक बात है, देखिए, मुझे लगता है कि मैं जो, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई है, मैं पढ़ा ऐसा हूँ कि मुझे लगता है कि जो भी पढ़ें हम, उसके पहले उसके थीम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, सब हम जाने तभी अच्छा रहेगा। शायद ये इसलिए भी रहा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको ओरिजिनलिटी पर ही ध्यान देना रहता है। फलाने ने ये कहा, धमाके ने कहा, इन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, पूछ देते हैं आपने क्या कहा, आप बताइए। तो अगर आप सबको पढ़ के उसके बाद आप उस पे विचार न करें, उस पर फिर न करें, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने रिसर्च की, और अभी भी गाहे बगाहे में पढ़ता रहता हूँ कि उर्दू का कैसे हुआ, खुसरो कौन थे, कबीर ने क्या कहा। इवन कबीर ने गजल गाई थी, कबीर ने गजल शुरू की थी, उन्होंने भी। तो ये सब चीजें इस तरह से एक के बाद एक दूसरी होती गई। अब रिटायर होने के बाद सब कामों के साथ साथ ये भी है। जी। इसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल है कि आपकी जो शायरी है लिखी हुई, या आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उसमें लोग कहते हैं कि रोमांस या इश्क के ऊपर बहुत शायरी होती है, या शराब के ऊपर बहुत होती है, मिलने बिछड़ने पे बहुत होती है। लेकिन आपकी जो आपने पढ़ा है, उसमें मेजॉरिटी लाइफ के ऊपर थी। जैसे बहुत ही एक खूबसूरत चीज आपने पढ़ी, हंसते को रुलाना मुश्किल नहीं होता, हुनर तो रोते को हंसाने में होता है। तो ये मतलब आपने लाइफ को ज्यादा करीबी से देखा, या आपको लाइफ के रोमांस के को ज्यादा करीबी से देखा, ये नहीं, ऐसे क्या? देखिए, रोमांस पार्ट ऑफ इट में कोई बुराई नहीं है,
मैं ये नहीं कहता कि गजलें रोमांटिक नहीं होनी चाहिए, मैं लिख नहीं पाता। ये भी नहीं कहता कि मेरे अंदर रोमांस नहीं रहा है। हालांकि मेरी वाइफ हो सकता है इस बात को न माने, वो सोचती हो कि नहीं नहीं ये तो सूखे हो गए, लेकिन माशाल्लाह मेरी शादी को 42 साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो रोमांस तो रहा ही होगा, नहीं तो इतना बड़ा परिवार नहीं होता। तो रोमांस तो रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब दुनिया में हर कदम पे इतनी डिस्पैरिटी है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं, उसमें हम वो दिक्कतें छोड़ करके हम ये कहें कि उसका मुखड़ा सूरज चांद जैसा है, उसकी जुल्फ के बादल जैसी है, उसका मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि मैं उस विधा में बुराई नहीं मानता, बट आई समहाउ आई एम अनेबल टू रिलेट विद इट माय। अच्छा, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है और अपनी अपनी नजर है कि आपका ध्यान किस तरफ जाता है जी। तो बाकी तो बहुत कुछ है। इनफैक्ट आई एम नोन टू बी, मेरा सिग्नेचर वर्कशॉप होता है रोमांस विद लाइफ, तो मेरा नजरिया अलग है, मतलब ऐसा है, आपका है। नहीं, रोमांस पे भी मैंने लिखी है, रोमांटिक हाँ, गजलें भी लिखी हैं 2-4। अगली बार आप कहेंगी तो मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल। वो भी तो अब है। तो कोई और है जिसने सवाल पूछना अली है साहब तो शायद कुछ पूछना लीजिए, मैंने चाहते वक्त बहुत ले लिया, नहीं सॉरी। नहीं नहीं, त्रिपाठी जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और आपका हर रोज एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैं देखता हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाता, माफ कोई कीजिएगा, बात नहीं, कोई लेकिन बात मुझे नहीं। अच्छा लगता है। नहीं, वो लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए है। हाँ कईयों ने मुझे कंडेम भी किया है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये मेरे रिश्तेदारों ने कहा है कि ये हमारे ऊपर मत करो, और कईयों ने कहा है जिस 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 सुबह मैं नहीं भेज पाता हूँ तो वो आते, वो कहते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं भेजा। नहीं नहीं, बहुत अच्छे होते हैं आपके। हाँ, तो वो चुन चुन के हम लाते हैं और सोच सोच के लाते हैं। तो कहते हैं, किसी ने कहा है कि वेयर डू यू गेट दीज नगेट्स फ्रॉम। तो हमने कहा भैया ऐसा है कि कुछ कुछ हुए हैं, ऐसे ऐसे हादसे तो नहीं कह सकता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तजुर्बे हुए हैं कि आदमी सीखता है जिंदगी के बारे में, और फिर वैसी वैसी चीजें चुनता है ताकि दूसरे को आगाज करे कि भाई तुम इसमें थोड़ा सा जी बिल्कुल। संभल के रहो। तो यही हमारा मतलब वो है, समझिए सोशल सर्विस है। और वो लोगों को, लोग अगर नहीं, खुश हो बहुत जाते अच्छा। हैं, खुश हो जाते हैं, तो आप आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पहले मिल नहीं पाया था क्योंकि कोरोना काल नहीं था। अब कोरोना काल में हम लोग मिल चुके हैं, आमने सामने मिल रहे हैं। और हाँ, ये, वर्चुअली ही सही, लेकिन मिल तो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, वर्चुअली तो बहुत सही है। और यही आप कहते, वही कह रहे थे कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये तो आंखों से भी बयान होती है। जी जी बिल्कुल। तो गजल मैं भूल रहा हूँ किसकी थी, गाई थी ये शायद। साहिर की है, हाँ, साहिर साहब। की। जी जी जी। तो वही मैं देखिए, मोहब्बत की जुबान नहीं होती, और मोहब्बत की बयान कैसे करते हैं। जैसे आप किसी विदेश में हो, अपने ही मतलब अपने देश प्रदेश में, तो वो आंखों से और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चल जाता है जी कि भाई ये है, ये है। और जरूरी नहीं है कि आपको शब्द इस्तेमाल करने पड़े। बिल्कुल। और जी, यहाँ कम से कम शब्द के इस्तेमाल करने से काम चल जाए। जी हाँ, अब वो दूसरा समझ रहा है कि सब आप शब्द या अल्फाज क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। मैं जो कहते हैं बिल्कुल एक समझिए रॉ अनपढ़ आदमी है, और उससे आपका सामना हो, वो आपसे आकर्षित है, आप उससे आकर्षित है, तो फिर उसमें जुबान कम ही चलती है। विजय अब जी नमस्कार, पांडे जी। राजीव भाई चुप है बिल्कुल। ये पवन जी नमस्कार। नहीं, नमस्कार। I think Ali bhai, we can have Prakash bhai to हाँ 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 have his any query, हाँ हाँ, प्रकाश भाई because ये बोलिए। तो हम लोग every week we are going to हाँ be हाँ, meeting. और मीना जी से भी मैं इसमें गुफ्तगू करना चाहूंगा, जब मीना जी फुर्सत में हो। नमस्कार जी, बहुत सर बहुत मैं मजा आया। सर मैं एक बात, और हेलो, हाँ प्रकाश भाई, आप पूछें प्लीज। नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि बहुत मजा आया त्रिपाठी जी। और हमारी आपकी गुफ्तगू हो चुकी थी 1.5 साल पहले, जब मैं इंडिया में था, तो फोन पे बात हुई थी हमारी आपकी।
उस अच्छा समय आप बीमार थे तो हम आ नहीं पाए थे, मिल नहीं पाए थे उस समय जी जी कि कोरोना फैला हुआ था। तो बस बहुत बढ़िया, इट इज फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। कोई सवाल नहीं है मेरा, शुक्रिया बहुत बहुत। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से। आप अपने को अनम्यूट कर दीजिए पांडे जी, अनम्यूट कर दीजिए। आपकी गजल की एक प्रति मिल जाए, सॉफ्ट या जैसे भी। वो देखिए जो अभी किताब तो आपकी प्रेस में 2008 है, में छपी। पिछली जो किताब शाये हुई थी उसका तो दूसरा संस्करण नहीं निकल पाया। वो तो अभी अच्छा मेरे पास भी एक दो ही होगी, लेकिन जी। अभी जो है अभी प्रेस में ही है। कोरोना काल में ही मैंने दिया था। तो अच्छा अब देखिए मेरे ख्याल से हर बात वो कहते हैं कि साहब जल्दी ही हम वो कर देंगे, जी। क्योंकि अच्छा उन्होंने। जी तो अच्छा रहेगा, बताइए। एक प्रति मिल जाएगी। नहीं, जब जब आएगी तो फिर मैं निश्चित आपको एक प्रति उसकी Uh, क्योंकि। जी yes, you can formally close the session of today. तो दोस्तों, ये संक्षेप में मुख्तसर में बात हुई कि गजल क्या है, गजल कैसे उभरी, गजल कैसे आई, गजल कहाँ से कहाँ तक पहुंची और किस तरह की होती है गजल की थोड़ी और बारीकियां। हालांकि मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ उसका, मैं खुद ही अभी अ, हाथ साफ कर रहा हूँ अपना। लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपने मेरी गजलें भी सुनी है, उम्मीद है कि पसंद नहीं आई होंगी, पसंद आई होंगी। नहीं भी आई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि और कुछ तो आप कर नहीं सकते, अभी इतनी दूर है, डांट डपट तो सकते नहीं। तो और अगली बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।